दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 21 में पेपर 1 गणित विषय से पूछे गए 30 सवालात को सॉल्व करेंगे। उसके उत्तर और व्याख्या सहित हम आपको समझाएंगे। दोस्तों अगर आप सीटेट का कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम एग्ज़ाम तक सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध कराते हैं। आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेपर 1 में गणित विषय से 30 सवाल पूछे गए थे। जो सबसे पहला सवाल था 31 नंबर, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए हम जो है एलसीएम का उपयोग करते हैं। 48 का एलसीएम निकाले तो 5 संख्या प्राप्त होती है। इस पांचों को जब आपस में गुना करते हैं तो 48 प्राप्त होता है, यानी इसे 5 तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है 32 नंबर, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया। दोनों सिरों से अगर रूही अगर बीच में खड़ी है, दोनों सिरे से अगर काउंट किया जाए तो इसका पोजीशन जो है 19वां है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, इसे जो है हम एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। आइए हम यह फार्मूला हम आपको दिखलाते हैं। कक्षा में पंक्ति में कितने छात्र उपस्थित है निकालने के लिए हम जो है दोनों सिरों से रूही का स्थान को जोड़ देंगे, उसमें से एक घटा देंगे। रूही का जो पोजीशन है दोनों सिरों से 19 और 19 है, दोनों मिलकर 38 होता है। 38 में से एक घटाएंगे, प्राप्त होगा 37। यानी जो है कक्षा में छात्र की उपस्थिति कितनी है, 37 है, जिसमें रूही का पोजीशन 19वां है दोनों तरफ से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 37। अगला सवाल है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, फिर भी जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी में निर्धारित समय क्या था? 4 ऑप्शन में से हम सही की तलाश करते हैं। इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अस्मिता विद्यालय कब पहुंचती है, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, यानी 8:15 में यह विद्यालय पहुंचती है। अस्मिता की जो सहकर्मी है उसके आने का समय क्या है, अस्मिता से आधा घंटा बाद आती है, यानी ये 8:45 में पहुंचती है। गोष्ठी के लिए निर्धारित समय क्या है, 8:45 में जो लोग आए थे वो लोग 40 मिनट लेट थे, यानी 8:05 में गोष्ठी का शुभारंभ हो गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8:05 सुबह। दोस्तों अगला सवाल है 34, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी 100 का आधा कितना होता है, 50। ये 50 से अधिक है, चारों में जितनी भी संख्या है सब 50 से अधिक है। दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई यानी 60 और 8 दहाई यानी 80, यानी यह संख्या कौन है, 60 और 80 के बीच की संख्या है। इसके अंकों का योग 9 है। इसके जो अंक है दोनों, इसका अंक 9 है। सभी संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। सही बात है, लेकिन 81 जो है यह 80 से ज़्यादा है, ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी 3 को हम देखते हैं। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुना है। दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। 7 जो होता है 2 का 2 गुना नहीं होता है, ना कि 5 भी 4 का 2 गुना नहीं है, बल्कि ये जो 63 आप देख रहे हैं ये जो है 3 का 2 गुना 6 होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। हमने ऑप्शन की सहायता से आसानी से सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है 35, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हुई है। करेयान का एक पैकेट कितने में मिलता है, 15 रुपया 50 पैसे में। पेंसिल का एक पैकेट कितने में मिलता है, 14 रुपये में। स्केच पेन का एक पैकेट कितने में मिलता है, 22.5 रुपये में। एक ठो कैंची की कीमत कितनी है, 17 रुपया। एक रबड़ का कीमत कितना है, 2 रुपया। चमकीले कागज की एक परत की शीट की कितनी कीमत है, 2.5 रुपया।
सजावटी स्टिकर का कीमत कितना है एक पैकेट का 5 रुपया। एक लड़का है सुहेल जो एक पैकेट करियान खरीदता है, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 शीट खरीदता है, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदता है। उसने कुल कितना भुगतान किया। इस तरह के प्रश्न को आइए हम इस तरह सॉल्व करते हैं। हमने जो है एक पूरा चार्ट बनाया है जिसमें जो है एक तरफ जो है सामग्री है, दूसरी तरफ रुपया है। एक पैकेट का कीमत, 2 पैकेट का कीमत 14 दूनी 28, 1 पैकेट का कीमत, 1 कैंची का कीमत, 5 शीट का कीमत 2.5 गुने 5 12.5 रुपया, 1 पैकेट का कीमत 5 रुपया। सबको जब आप जोड़ेंगे तो 100 रुपया 50 पैसा आता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल काफी अच्छा है, 36 नंबर। एक रेलगाड़ी जो है जो पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है, मुंबई में 1 जून 2020 को 5:15 में पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। दोस्तों इस तरह के जो सवाल होते हैं उसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि ट्रेन की जो घड़ी होती है उसमें 12 नहीं बल्कि 24 बजते हैं, और 12 जो बजता है वो दिन में बजता है, और उसके बाद का जो भी टाइमिंग होगा वो शाम और रात का होगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें एक तरफ जो है दिनांक है, दूसरी तरफ समय है, रेलगाड़ी की यात्रा का समय और तारीख। आइए हम लिखते हैं। गाड़ी 30 मई 2020 को कितना देर चलती है। 0 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 40 हो जाता है 23:40, तो 40 20 60। 31 मई को भर दिन भाड़ा चलती है, यानी 24 घंटा 0 मिनट चलती है। 1 जून को सुबह जो है 5:15 में पहुंचा देती है, यानी कितना देर चली 5 घंटा 15 मिनट। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय निकालने के लिए हमने सबको जोड़ दिया है। जब सबको जोड़ेंगे तो 20 15 35 मिनट और 24 5 29 घंटा, 29 घंटा 35 मिनट गाड़ी चलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है 37। एक 5 अंक वाली संख्या है जिसमें 5 अंक है। 100वें स्थान का अंक 1000वें 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी आभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी आभाज्य संख्या है। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है। आप इकाई दहाई गिनना जानते होंगे। दाएं साइड से गिनती की जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आप जान गए कि इकाई पोजीशन पे कौन है, दहाई पे कौन है, सैकड़ा पे कौन है। इसमें आप जो है जितने भी कंडीशन है सबको चेक कीजिए, जो ऑप्शन करेक्ट रहे वही सही है। ऑप्शन की सहायता से हमने देखा कि जो 100वें स्थान का अंक है 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 में दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा कि 4 जो है 6 का 2/3 है, ये भी फुलफिल हो गया। और जो 100वें दहाई का जो अंक है वो जो है सबसे छोटी आभाज्य संख्या का स्क्वायर है, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। 7 को जब आप देखेंगे ये 1 अंक वाली सबसे बड़ी आभाज्य संख्या है, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। और इकाई का अंक जो है 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या है, यानी ये संख्या हो जाती है 87649, जो ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 38 है 17,863 पाने के लिए 3 अंक दिया हुआ है, इसके योग में से कितना को घटाना होगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, तीनों को जोड़ दीजिए, उसमें से 17,863 को माइनस कीजिए, आपका सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। हमने अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए जब तीनों को जोड़ा तो 17,863 घटा दिया उसमें से, यानी हमने 24,904 में से 17,863 को घटाया, जो तीनों को जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ था, तो हमें 7,041 प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है 39 नंबर। 16 लीटर धारिता यानी आयतन वॉल्यूम वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। बाल्टी का वॉल्यूम कितना है 16 लीटर।
बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया। मग की धारिता, यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक बाल्टी है जिसमें जो है पानी भरा हुआ है। कितना है? 16 लीटर। छोटा छोटा मग जो है इस पानी को खाली करेगा। एक मग, यह मग जो है 50 बार में खाली करता है, यानी इस बाल्टी में कितना पानी है? 50 मग। तो एक मग में कितना पानी है? आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने लीटर को मिलीलीटर में बदला, क्योंकि जग का जो धारिता है वो मिलीलीटर में प्राप्त करना है। 16 लीटर यानी 16,000 मिलीलीटर। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। बाल्टी में जो 50 मग पानी है, ठीक है, मग की धारिता निकालने के लिए हमने बाल्टी की धारिता को मग की धारिता से भाग दे दिया, यानी हमने 50 से भाग दिया है, क्योंकि कितनी बार पानी निकाला गया? 50 बार। 1000 जो है 50 से 20 बार में कटता है। 16 को 20 से गुना करते हैं तो 320 आता है, यानी एक मग में कितना पानी हो गया? 320। अगर आप 320 को 50 से गुना करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये 16 पे 30 16,000 प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 320 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक टैक्सी का मीटर जो है पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपया भाड़ा लेता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा लगता है। मंजू जो है अपने घर से रेलवे स्टेशन जाती है और 258 रुपया पे करती है। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? सबसे पहले तो उसने 50 रुपया दिया, उसके बाद बाकी जो पैसे हैं उसका जो है 16 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया। आइए हम कैलकुलेट करते हैं। 2 किलोमीटर की यात्रा का 50 रुपया और बचे कितने? 258 में से 50 घटाने पर 208 रुपया। इस 208 रुपया जो उन्होंने खर्च किया है, 16 रुपया प्रति किलोमीटर खर्च किया है। 16 को जब 13 से गुना करते हैं तो 208 आता है, यानी इसने जो है शेष कितना दूरी तय किया? 13 किलोमीटर। घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर प्लस ये 50 रुपया वाला 2 किलोमीटर, 13 दो 15 किलोमीटर। आइए हम ऑप्शन में तलाशते हैं 15 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शाहनवाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाता है। मारिया और शाहनवाज के अंक जो है अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान के दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ समानता मिलेगा। आइए हम इस कथन को देखते हैं। जब हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो भाषा को छोड़कर मारिया ने शाहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। ये भी जो है सही नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। लेकिन बात करते हैं कुल प्राप्तांक की। हमने दोनों को जोड़ा है और हमें प्राप्त हुआ है, मारिया हो चाहे शहनाज हो, दोनों के जो प्राप्तांक है कुल 390 है। यानी ऑप्शन 4 जो है ये सही सिद्ध होता है। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है 42, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आइए चारों को पढ़ते हैं। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित देना, यह जो होता है गणित के शिक्षण अधिगम का प्रमुख पाठ होता है। संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ के लिए प्रोत्साहित करना एक अच्छी चीज है। बाकी ऑप्शन जो है ये उचित नहीं है। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, यह सही नहीं है। यानी जो भी निगेटिव एटीट्यूड है उसको तो आप पहले ही इग्नोर कर दीजिए और पॉजिटिव आंसर को ही तलाशिए। 43 क्वेश्चन नंबर है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। एक आयत का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। इस तरह के 4 प्रश्न पूछते हैं। अगर आप चारों प्रश्न पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए और सी जो है बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, जबकि बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न।
बंद सिरे वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न को कहते हैं जिसका उत्तर समान होता है। कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो आयत का क्षेत्रफल बराबर ही प्राप्त करेंगे, लेकिन मुक्त सिरे वाले प्रश्न उसे कहते हैं जिसका जो है हर स्टूडेंट अपने हिसाब से उत्तर देता है अपने शब्दों में। आयतों के बारे में जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए, यानी छात्र अपने विचार लिखेंगे आयत के बारे में, उससे जो जानकारी होगी वो लिखेंगे। जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट एक ही उत्तर लिखें, डिफरेंट भी हो सकते हैं और होंगे ही, यानी यही डिफरेंस होता है बंद सिरे और मुक्त सिरे में। आपको समझ में आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है 44, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। गणित के शिक्षण अधिगम पर इसका जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, यानी ये भी काफी प्रभावशाली होता है। मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि छात्र की शिक्षक के शिक्षण की सारी गतिविधियों का मूल्यांकन हो जाए और उसमें आवश्यक परिवर्तनों की पहचान की जा सके। तीसरा जो ऑप्शन है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। मूल्यांकन का एक मकसद जो होता है वो ये भी होता है कि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। मूल्यांकन के बेहतर परिणाम जो आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम छात्रों की कमियों को जानकर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। छात्रों के गलत उत्तरों से पूरे हल देना। अगर छात्र कोई गलत उत्तर देते हैं तो उसके हम पूरे हल नहीं देंगे बल्कि उसके हिंट्स देंगे, यानी ये जो संभावना है न्यूनतम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है 45 नंबर, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग जो है एक समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। यह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? वर्ग की हम बात करें तो इसमें जो है 4 भुजाएं होती है जो आयत की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और समचतुर्भुज की क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है, यानी इन्होंने समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में संबंध को जान लिया। यह वैन हिल के मानस चिंतन का स्तर नंबर 2 है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है 46, इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। पूर्ण संख्या के इस गुण को समवर्ग गुण कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी इसमें दो पूर्ण संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। 2 को 3 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इसमें तीनों जो है पूर्ण संख्या है। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है 47, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिनमें संवाद सम्मिलित है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। यह ऑप्शन गलत है। जबकि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की अहम भूमिका होती है। हम जो है गणित का उपयोग भी अपने समाज में, अपनी संस्कृति में करते हैं। अगला ऑप्शन को हम देख लेते हैं, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। अगला ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भी जवाब सही है, यानी ऑप्शन 2 सत्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह ऑप्शन जो है अपनी जगह सही है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि संख्याओं को हम जो है अनुक्रम में ही पढ़ाएंगे। अगला है, गणित गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए। यह भी जरूरी नहीं कि हम संख्यांक रूप में लिखे, बिना लिखे भी पढ़ा सकते हैं। संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। संख्याओं का जो अनुक्रम है उसकी असंगति है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि छात्र संख्याओं को अच्छी तरह पहचान लेते हैं, कौन संख्या सही है कौन गलत है। यानी एक और ए और डी सही है, जो ऑप्शन 3 में अवेलेबल है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है 49, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है?
चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम चारों को पढ़ते हैं। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए, बिल्कुल उचित ऑप्शन है, सही जवाब यही होगा। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, जरूरी नहीं है कि हम परिकलन में परिशुद्धता लाएं। स्तर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, पढ़ाई और रोजगार इसका थीम नहीं होता बल्कि जीवन में उपयोग थीम होता है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित और तैयार करना, इसे हम प्रोत्साहित और तैयार तो करेंगे लेकिन इसका मेन थीम ये नहीं होता है कि हम इसे उसी योग बनाएं। जीवन में उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सही जवाब ऑप्शन एक। अगला सवाल है 50 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलाप में से किस से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक संख्या चार्ट के नमूनों को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृति को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। अगर हम बात करेंगे त्रिविम विवेचन की, दिक् स्थान की समझ की, इसमें चौपड़ आकृति काफी इंपॉर्टेंट होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है 51, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में क्या अत्यंत उपयुक्त है। भिन्न की संकल्पना हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम यूजिनियर छड़ का उपयोग ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि गिन तारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट ये सब जो है भिन्न से संबंधित नहीं है बल्कि गिनती से संबंधित है, आकृति से संबंधित है। भिन्न की समझ क्यूजिनियर छड़ से मिलती है। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है 52, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है। चार ऑप्शन है जो गणित की प्रकृति को बतलाता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति जो होती है श्रेणीबद्ध होती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि प्राथमिक स्तर पर जो होता है गणित परोक्ष होता है और कल्पना की भी आवश्यकता पड़ती है। बच्चे को हम पढ़ाते हैं चार्ट के माध्यम से और गेंद तारा, जियो बोर्ड इस सब का उपयोग करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे गणित की समझ को विकसित करते हैं और उसकी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अगला एक और ऑप्शन है जो गणित की प्रकृति को बताता है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। सही जवाब है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। त्रिभुज क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, ये सब गणित विषय को ही सूचित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। यहाँ पर तीसरी मंजिल, 3 कमरे, 3 टीम सदस्य, 3 पेंसिल आदि का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें तीसरी मंजिल का तो ये पहली, दूसरी, तीसरी ये क्रम को बतलाता है। 3 कमरे में कमरे का क्रम नहीं दिया हुआ है। 3 सदस्यीय टीम में 3 का क्रम नहीं दिया हुआ है। हम गिनती की शुरुआत कहाँ से करें हमें पता चलता है सिर्फ ऑप्शन 1 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है शुद्ध कथन को पहचानिए। 4 कथन है, हमें शुद्ध की पहचान करनी है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वर्ग और आयत 2 आकृति है, दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला अलग अलग होता है। क्षेत्रफल समान है तो परिमाप समान नहीं होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल समान नहीं होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक भी अलग होता है। यूनिट परिमाप को स्क्वायर में और नहीं, क्षेत्रफल को स्क्वायर में और परिमाप को हम लोग लंबाई मीटर सेंटीमीटर में लिखते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही जवाब है। परिमाप का फॉर्मूला ही होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। लंबाई और चौड़ाई चारों को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। त्रिभुज है, तीनों लंबाई को जोड़ेंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। विड्थ है, उसकी जो है गोलाई को माप लेंगे, उसका परिमाप आएगा।
यानी उसके जो है आकृति के आकार को बतलाता है। अगला सवाल है 55, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन है शुद्ध कथन की, हम पहचान करते हैं। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है। सही जवाब है, बीज गणित की नींव जो है प्राथमिक स्तर पर डाल दी जाती है, उसके बाद ताकि हमेशा इसका प्रयोग होता है। बीज गणित जो होता है गणित का इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सारा कैलकुलेशन इसी में होता है। सही जवाब है ऑप्शन 1। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा की परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन की पहचान कीजिए। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देनी चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या जानेंगे त्रिभुज होता क्या है, और डायरेक्ट परिभाषा उसको बोरिंग कर देगा। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराना चाहिए, ये भी गलत है। केवल समबाहु त्रिभुज नहीं बल्कि त्रिभुज के हर प्रकार को दिखलाएंगे। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, ऐसा नहीं। हम त्रिभुज के अलावा भी बाकी आकृतियां दिखाएंगे, वर्ग, आयत, वृत्त। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृति भी प्रस्तुत करानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सारी आकृति से हम अवगत कराएंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज से अवगत कराएंगे। बच्चे खुद पहचानने लगेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, यह बाकी आकृति से किस प्रकार अलग है। इस प्रकार हम बच्चों को आसानी से त्रिभुज की अवधारणा का परिचय दे सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है 57 नंबर, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना शेषफल का 2 गुना है। शेषफल दिया हुआ है, संख्या ज्ञात करते हैं। अगर आप प्रश्न को गौर से देखेंगे तो भाजक जो है 5 गुने भागफल है और 2 गुने शेषफल है। यहाँ जो है आपको शेषफल दिया हुआ है, हम भाजक निकालने के लिए 2 गुने शेषफल 10 प्राप्त किए। भागफल निकालने के लिए हम जो है भाजक को 5 से भाग दे दिए, 2 आ गया, यानी हमें भाजक भागफल शेषफल सब प्राप्त हो गया। हम भाज्य यानी संख्या निकालने के लिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल का उपयोग करते हैं। 10 को 2 से गुना किए, उसमें 5 जोड़ दिए, 20 में 5 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, जो सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 58 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। 5 क्रमागत संख्या अगर हम एक को x मानते हैं तो अगली x+1, x+2, x+3, x+4 हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि सबका योग 20 है, हमने सबको जोड़ दिया, 5 बार x आया 5x, 1 2 3 4 सभी को जोड़े तो 10 आया। 20 जो है इसका योग है, 5x बराबर 20 माइनस 10, 10 आएगा। 5x बराबर 10 है, x का वैल्यू 10/2, 5x बराबर 10 है तो x का वैल्यू 2 प्राप्त होगा, यानी हमने 10 को 5 से भाग दे दिया। अब सवाल ये कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 x, x+1, x+2, तीनों को जब हमने जोड़ दिया तो 3x+3 आया। x का वैल्यू हमने 2 प्राप्त किया है, हमने यहाँ पुट कर दिया, 3 दूना 6 + 3, 9 में 3 को जोड़ दिए, सही जवाब 9 प्राप्त होता है। 9 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है 59, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, यानी तार है, तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है और इस वर्ग का क्षेत्रफल है 144। अब इसी तार को आयत बनाया गया और आयत की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तार को जो वर्ग बनाया गया है उसके भुजा की लंबाई कितना होगा, 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तार की कुल लंबाई कितनी है, वर्ग का परिमाप हम निकाल लिए, 4 को 12 से गुना किए 48 सेंटीमीटर आता है। इसी तार को आयत बनाया गया है, आयत की चौड़ाई कितना होगा हमें यही पता करना है। आयत का परिमाप जो होता है 2 में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 48 है जो वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। लंबाई जो है आयत का 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
चौड़ाई हम पता करेंगे। चौड़ाई पता करने के लिए हमने परिमाप को और लंबाई को आपस में कैलकुलेट करते हैं तो 8 आता है। सही जवाब हम हासिल कर लेंगे। हमें इस तार के बने आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त हो चुका है। लंबाई है 16, चौड़ाई है 8। जब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हमने 16 को 8 से गुना किया, 128 हासिल होता है। यही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल है 60 नंबर, निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन है। यहाँ पर जो है भिन्न को आप देख रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। आइए हम सबको एक कर देते हैं। एक का मतलब हम जो है हर सबका कर देते हैं। सबका हर एक करने के लिए हम सबके हर का क्या किए, एलसीएम निकाले। एलसीएम निकाले तो हमें 60 आता है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी भिन्न है उसको 60 से गुना करते हैं। जब हम 60 से गुना करेंगे तो ये जो है संख्या के रूप में हमारे सामने आ जाएगा, यानी हर जो है सबका एक हो गया, समाप्त हो गया। इस प्रकार हमें 50 सबसे बड़ी भिन्न, 45 दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, 30 सबसे छोटी भिन्न, 30 दूसरी सबसे छोटी भिन्न, 40 ठीक बीच वाली भिन्न प्राप्त हो गया। अब आप देखिए 50 किसके बदले था, 5/6 के। 45 किससे बदले था, 3/4 के। हम ऐसा ऑप्शन तलाशते हैं जिसमें 5/6 और 3/4 हो। ऑप्शन नंबर 1 5/6 और 3/4 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों ये थे सीटेट जनवरी 2021 पेपर 1 में मैथमेटिक्स से पूछे गए 30 सवालात। हमने उसके उत्तर और उसके सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं। दोस्तों अगर आप सीटेट के सॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, 2011 से 21 तक के सभी ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। इसके अलावा हम आपको सीटेट का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स देंगे जो आगामी सीटेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप केवल हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी, हम पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर अहमद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।